वेलकम बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, जो पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे उसके आगे। और ये आप लोगों को बताया गया था, ये कोर्स है 2023 में जो 10वीं की एग्ज़ाम देंगे उस बच्चों के लिए, जो 120 दिनों में 80% अंक किस प्रकार से प्राप्त करें। उसके लिए अगली क्लास जीव विज्ञान की आपको बताया गया था कि जो प्रत्येक विषय की भरपूर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग के एनालिसिस के साथ साथ मिलेगी, जिससे आप लोग 120 दिन में 80% अंक प्राप्त करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में जो पिछले पढ़ लिए थे उसके आगे हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, जो अमाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एवं गैस्ट्रिक लाइपेज उपस्थित होते हैं। तो ये मोटा मोटी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर गैस्ट्रिक जूस पूछे तो 2 नंबर में आप लोग को आएगी, और आप लोग याद कर लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन एवं गैस्ट्रिक लाइपेज उपस्थित है गैस्ट्रिक जूस में। ये अमाशय से स्रावित होती है, ये अमाशय से निकलती है। आप लोग स्राव आप कभी भी रुई में किसी पानी को उठा लीजिए, यहीं या कहीं पे घर में मिट्टी तेल गिर गया तो उसको रुई में भिगो लीजिए, उसके बाद जो गाड़ते हैं जो स्राव की तरह निकलता है उसी को स्राव कहते हैं। उसी प्रकार से अमाशय से स्राव होती है किसकी? गैस्ट्रिक जूस की। अब अगला है क्रमाकुंचन गति क्या है? क्रमाकुंचन ये आहार नाल में होती है। आहार नाल की पेशियों में होने वाली गति जिसके द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है। मतलब आप लोग कभी सांप को बेंग खाते हुए देखे हैं? थोड़ा थोड़ा पेट उगते 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 उगते, या जैसे भी नहीं देखे हैं तो देखिएगा, जो पाइप दमकल या बोटिंग से जो पानी पटाता रहता है कोई किसान, तो पानी कभी जाता रहता है उठ के नीचे ऊपर नीचे, तो वैसे ही आंत जो होती है ना, उसमें छोटी आंत, आहार नली की पेशियां में छोटी आंत में या कोई भी बड़ी आंत में जो लंबी पेशियां होती है 8 से 10 मीटर की, छोटी आंत में 8 से 10 मीटर की जो नलियां होती है, उसमें क्या होती है, ये कोई भी भोजन आप खाते हैं तो ये जब डाल जाता है वहाँ से तो वहाँ पे फैल जाता है, फिर आगे चला जाता है तो वहाँ पे फिर सिकुड़ जाता है। ऐसी गति को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्रमाकुंचन गति। आगे सुनिए, क्रमाकुंचन गति के आगे विलायन, इलियम। छोटी आंत में इलियम होती है। इलियम के भीतरी दीवार से निकलने वाली उंगलीनुमा रचनाएं जो भोजन के एब्सिसिस को बढ़ा देता है। मतलब विलाय ऐसा पदार्थ है जो उंगलीनुमा पदार्थ है, जो उसको ना छोटी आंत के आगे जो भोजन को बढ़ा देता है और वो पाचन क्रिया में सहयोग करता है, उसी को क्या कहते हैं? विलाय। ये मोस्ट रिविएट 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसी से आप लोग को 5 नंबर की क्वेश्चन भी सॉल्व होगी। उसका 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो एग्जाम टाइम में आप लोगों को मिलेगा। वो मोस्ट रिविया है जो एग्जाम में पूछी जाएगी, वही 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। नहीं तो अभी से बताएंगे तो ज़्यादा बोझ हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा टेकअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए उतना ही पढ़ाएंगे जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। 120 दिन में 80% अंक कैसे प्राप्त करना, आगे बात करते हैं। आगे है दंत क्षरण। दंत क्षरण आप लोग देखते होइएगा, जो प्रचार उचार होता है टीवी पे, एडवर्ड जो सोने की तरह चमकीला, या कोलगेट से दांत साफ करता है उसका कैसे निकलता रहता है मैक्स फ्रेश का बदबू, और उसे क्या बोलता रहता है? दांत साफ तो सब साफ, मूड साफ। तो दांत साफ, और उसके बाद होता है दंत क्षरण। दंत मतलब दांत, क्षरण मतलब छर के नीचे गिरना, छर रहा है, गिर रहा है। दांतों के एनामेल एवं डेंटाइन स्तर का विखनिजीकरण द्वारा खराब होना दंत क्षरण कहलाता है। एनामेल एवं डेंटाइन का स्तर का विखनिजीकरण द्वारा खराब होना। ज़्यादा टॉफी खाते हुए आप लोग, ऊपरी परत धस जाता है, जिसके बाद दांत धीरे धीरे खराब हो जाता है। बाद में क्या होता है, दांत में कीड़ी पीड़ी सब पकड़ लेता है, दांत उखड़वाना पड़ता है, थूथा की तरफ ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है। तो इसलिए नहीं तो आप बोलिएगा तो उस टाइम में बोलेगा लुलु बोल रहा है। इसलिए दांत को अच्छी तरह से साफ रखना है। आगे है आंतरस। आंतरस के बारे में देखिए, छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम को आंतरस कहते हैं। छोटी आंत में जो एंजाइम पाई जाती है उसको आंतरस कहते हैं, ये समझ जाइए। इमल्सीकरण क्या है? फैट के बड़े बड़े बूंदों को छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तन इमल्सीकरण कहलाता है। अब फैट के बारे में समझे। फैट ऐसा चीज होता है, जैसे आप लोग दूध देखे हैं, दूध कभी कभार फट जाता है, दूध कभी कभार फट जाता है, उसमें जो
फटा हुआ जो रहता है, पानी को छोड़ दीजिए, पानी गया, फटा हुआ जो रहता है उसी को समझिए वैसा ही फैट बनता है। क्या बनता है? फैट। और वही फैट के बड़े बड़े बूंदों को, फैट का जो बड़ा बड़ा बूंदा है उसको छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तन इमल्सीकरण कहलाता है। इमल्सीकरण हम पूछता भी है, इसका भी तैयारी कर लीजिएगा। इमल्सीकरण आगे हैं पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम आप लोगों को याद हो गया, आम पाचक, इमली पाचक, हाजमोला पाचक, हाँ कोई भी पाचक। पाचक एंजाइम या पचाने वाला एंजाइम, पचाने वाला एंजाइम। लेकिन पचाने वाला एंजाइम, पाचक एंजाइम का जरूरत कब पड़ती है? जब आप लोग मांस, मछली इस सब का मीट खाते, मांस खाते हैं या बकरी का मांस खाते, उस सब नहीं पचता रहता या तरा भगोड़ा पकवान तेल पक सामान ज़्यादा खाते हैं तो आप लोगों को क्या की जरूरत पड़ती है? पाचक की। तो पाचक एंजाइम का परिभाषा क्या होगा? पाचक एंजाइम जो वैसा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का परिवर्तन सरल अणुओं में करने में सहायक होता है। मतलब सरल कर देता है, जटिल को सरल कर देता है उस अणुओं को, उसीलिए पाचक एंजाइम। आप लोग कर सकते हैं, जो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में लिखा रहता है, जो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आगे आ गया पाचन तंत्र। क्या आ गया? पाचन तंत्र क्या है? तो अंगों के वे समूह जो भोजन के अंतर्गत पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण तथा बाह्य निष्कासन में भाग लेता है। ये यहाँ से शुरुआत करेंगे, मुंह से, मुंह गुहा से लेकर के कंठ, नली, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत से लेते हुए निगल द्वार तक पूरा, ये पूरा जो हो गया ना अंतिम तक, जहाँ से निष्कासन हो रही पूरी प्रक्रिया जहाँ से होती है उसी तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर में पाचन तंत्र का, पूरा पाचन तंत्र का, वो मुख गुहा से लेकर लास्ट तक का, जहाँ से आप लोग निष्कासन करते हैं वहाँ तक का एक अच्छा सा चित्र बनाएगा, सीख लीजिएगा। हो सके तो 5 नंबर में ये चित्र का पूछ सकता है, उसके बारे में डिटेल से आप लोग लिख सकेंगे। इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो बताया गया अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, ये सब निष्कासन, सब ये सब बता है, उत्सर्जन, परिवहन, इस सब के बारे में आप लोगों को अगले चैप्टर एक चैप्टर बनाया गया। तो इस चैप्टर में जो जे प्रक्रम है इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग कहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी तो 50% बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए अगली क्लास में लेकर आएंगे जो फर्स्ट चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, अब वो ऑब्जेक्टिव रहेगी जो एग्ज़ाम उसी में से एग्ज़ाम में रहेगा। तो मेरे साथ और मेरे ग्रुप के साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है हमेशा ज्ञानवर्धक चीज़ें, ज्ञानवर्धक नॉलेज, जिससे आपको कभी भी लाइफ में ठोकरें नहीं पड़ेगी, आगे की ओर आप लोग बढ़ेंगे। जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो दोस्त कमज़ोर ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उसको बोल दीजिए, दोस्त ये अपना चैनल आ गया, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ। अरे एक अमूल्य बात तुम लोग को बताए, जो बड़ा है मूल्यवान है, कोई नहीं बताता है। ये हैंड राइटिंग है ना, तू लोग बोलता होगा गुरुजी मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, तो तुम लोगों को से मेरा अपील है, अगर तू लोग कमेंट में बोलेगा जो हैंड राइटिंग कैसे अच्छा बनेगा, तो उसका भी 1 महीना का कोर्स है, वो कोर्स भी लेकर आ जाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग तो साथ दीजिए। नीचे में आप लोग बैठे ना तो एरोप्लेन पे उड़ाएंगे। अरे एरोप्लेन पे वैसे नहीं उड़ता है, पढ़ लिख करके पायलट बनोगे, तू उड़ाओगे सबको, अपने नहीं उड़ना है, तू सबको उड़ाओगे, समझ गया? तो इसलिए मेहनत करना है और हम उड़वाएंगे। तो लोग अगर चाहिए तुम लोग को ऐसा हैंड राइटिंग लिखना चाहते हो, इससे भी अच्छा चाहते हो तो कमेंट में बताओ, ज़रूर इसके लिए आप लोगों की मदद के लिए हम तैयार हैं। बाय बाय।